वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनायाज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस एग्जाम से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 में जो आपका टॉपिक दिया गया है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट मेंस एग्जाम के लिए और ये टॉपिक आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में दिया गया है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कलाम अकेडमी की जो बुकलेट है उसके अंतर्गत इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो राजस्थान का जो प्रतीक चिन्ह है, छोटा सा टॉपिक है, 15 से 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा और एकदम पूरी डिटेल के साथ जो भी आपकी बुकलेट में दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? गोडावण हो जाएगा। तो गोडावण जो है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। और इसको राज्य पक्षी कब बनाया गया था? तो 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी गोडावण जो है इसको 1981 में आपके राज्य पक्षी बनाया गया था। अब आगे देखिए, राजस्थान के राज्य पशु की बात की जाए तो वन्यजीव श्रेणी में और पालतू श्रेणी में दोनों में आपके राज्य पशु आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में आपका राज्य पशु हो जाएगा चिंकारा, जिसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसे गजेला गजेला भी कहा जाता है और गजेला बनेटी भी इसे कहा जाता है। 22 मई 1981 को इसे आपके राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, चिंकारा को। तो याद रखना, चिंकारा जो है ये राजस्थान का राज्य पशु है और 22 मई 1981 को, यानी कि राज्य पक्षी और आपका पशु ये आपके 1981 में ही बन गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और पालतू श्रेणी में बात की जाए राज्य पशु की, तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका कैमेलस डर्मेडेरियस हो जाएगा। तो कैमेलस डर्मेडेरियस ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए ऊंट को पालतू श्रेणी में आपका राज्य पशु बनाया गया था, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा आपकी 30 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 2014 को हुई थी। और अधिसूचना जो जारी हुई थी वह आपकी 19 सितंबर 2014 को हुई थी। यानी कि 30 जून भी आपको याद रखना है और 19 सितंबर भी आपको याद रखना है, दोनों बातें याद रखनी है। 30 जून को घोषणा हुई ऊंट को राज्य पशु बनाने की और 19 सितंबर 2014 को जो है वह अधिसूचना जारी हुई थी। अब आगे देखिए, राज्य वृक्ष की बात की जाए राजस्थान का, तो ये क्या हो जाएगा? आपका खेजड़ी हो जाएगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है ये आपके खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और खेजड़ी वृक्ष को जो है ये राज्य वृक्ष का दर्जा जो है ये आपका 31 अक्टूबर आपका 1983 में दिया गया था। तो याद रखना, 31 अक्टूबर 1983 को आपके राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को दिया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया हो जाएगा। तो ये इनके बारे में बेसिक डिटेल हम देख रहे हैं, फिर इनके बारे में अभी डिटेल से भी हम देखेंगे। और राज्य पुष्प की चर्चा की जाए तो रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा का फूल, इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है राजस्थान में, जिसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टिक्कोमेला अंडुलेटा। तो वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? टिक्कोमेला अंडुलेटा। और इसे 21 अक्टूबर 1983 को आपके राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। यानी पक्षी और पशु जो है ये आपके पहले आ गए थे, 1981 में ही इनको दर्जा मिल गया था। लेकिन आपका जो राज्य पुष्प है और राज्य वृक्ष है इनको 1983 में दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, अगर राज्य खेल की बात की जाए तो राजस्थान का राज्य खेल आपको पता होगा बास्केटबॉल है। और इसे 1948 में यानी 1948 में बास्केटबॉल को आपके राज्य खेल का दर्जा दिया गया था राजस्थान में। इसमें आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी याद रखना है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। और कोर्ट का जो आकार होता है वो 28 गुना आपका 15 मीटर होता है। तो 28 इंटू 15 मीटर आपका जो है ये कोर्ट का आकार होता है। और अगर आपसे पूछा जाए बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर आपकी प्रस्तावित है, तो जैसलमेर में बनाना बास्केटबॉल अकादमी जो है ये प्रस्तावित है। तो ये एग्जाम भी आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य नृत्य की बात की जाए तो ये आपका घूमर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत जो है ये केसरिया बालम आपका हो जाएगा। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये कथक हो जाएगा, जो कि आपका उत्तरी भारत में फेमस है। और राज्य कवि की बात की जाए तो ये आपका सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। तो राजस्थान के राज्य कवि कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। और राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अलगोजा हो जाएगा, जो कि आपका एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जो कि आपका राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। तो नृत्य घूमर हो जाएगा, गीत केसरिया बालम है, शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक है, राज्य कवि आपका सूर्यमल मिश्रण है और लोक वाद्य यंत्र आपका अलगोजा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इनके बारे में डिटेल देखिए। जैसे कि राजस्थान का राज्य पक्षी जो है ये गोडावण है, तो इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसे सोन चिड़िया,
मालमोडी के नाम से जाना जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाड़ौती क्षेत्र में गोडावन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मालमोडी के नाम से जाना जाता है। हुकना पक्षी भी इसे कहा जाता है, बड़ा तिलोर कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गोडावन को ही जाना जाता है। तो ये इसके कुछ उपनाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य पक्षी जो गोडावन है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? ये एक आपका शर्मिला पक्षी है तथा लाटी सीरीज में ये पाया जाता है। तो लाटी सीरीज में पाई जाने वाली सेवण घास लसीयरस सिडिकुस इसकी शरण स्थली है। यानी कि ये आपका सेवण घास इसकी जो क्या हो जाएगी? शरण स्थली हो जाएगी। सेवण घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? आपका लसीयरस सिडिकुस हो जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना, कभी कभार एग्जाम में बन सकता है। अब आगे देखिए, गोडावन जो है ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी है तथा अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है। तो ये अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ता है और ये मूलतः कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका का पक्षी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पसंदीदा जो आपका खाना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तारामीरा हो जाएगा। यानी पसंदीदा भोजन इसका तारामीरा आपका हो जाएगा। और गोडावन में अगर नर पक्षी की बात की जाए तो गोडावन में जो नर पक्षी है और एक मादा पक्षी है, तो नर पक्षी की जो ऊंचाई है वो तो 120 से 160 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी और मादा पक्षी की ऊंचाई जो है ये 70 से 75 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नर पक्षी की ऊंचाई पूछी जाए तो 120 से 160 सेंटीमीटर, मादा पक्षी की पूछी जाए तो 70 से 75 सेंटीमीटर। गोडावन का प्रजनन काल जो होता है ये अक्टूबर नवंबर होता है। तो अक्टूबर नवंबर में इनका प्रजनन काल होता है। और गोडावन प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका गोडावन प्रजनन केंद्र आपका जोधपुर जंतुआलय में हो जाएगा। गोडावन मुख्यतः 3 स्थानों पर ही आपके देखे जाते हैं, जैसे कि एक तो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर वाला, एक आपका सोरसन बारा में देखे जाते हैं, इसके अलावा सोगली अजमेर में भी ये आपके पाए जाते हैं। जैसलमेर का वन्यजीव शुंभकर क्या हो जाएगा? आपका गोडावन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी गोडावन से संबंधित जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अक्टूबर नवंबर आपको ध्यान रखना है, प्रजनन काल हो जाएगा और गोडावन प्रजनन केंद्र आपका जोधपुर जंतुआलय में हो जाएगा। और 120 से 160 और 70 से 75 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1980 में जयपुर में गोडावन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो 1980 की बात की जाए तो 1980 में क्या हुआ था? गोडावन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट 2 रुपये 30 पैसे का जारी किया गया था। तो ये भी याद रखना, 2 रुपये 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था गोडावन के ऊपर। कब जारी किया गया था? तो 1 नवंबर 1980 को ये जारी किया गया था। ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में गोडावन शामिल है। तो आपका जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला, इसकी अनुसूची 1 में गोडावन शामिल है। 2011 में IUCN द्वारा जारी रेड डेटा बुक जो होती है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों में इसे शामिल किया गया है। तो रेड बुक डेटा में भी आपका शामिल है। और कब शामिल किया गया था? 2011 में इसे शामिल कर लिया गया था। आगे देखिए, 5 जून 2013 में प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था जिसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड आपका कब चलाया गया था, तो ये आपका 5 जून 2013 को चलाया गया था। तो 2013 में आपका प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया था जिसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके। तो ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा, मेरी उड़ान न रोके इसकी थीम थी। अब आगे देखिए, अगर राज्य पशु की बात की जाए तो राज्य पशु में आपके 2 पशु आ जाएंगे। वन्यजीव श्रेणी में देखा जाए तो चिंकारा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एक एंटीलोप प्रजाति का है। तो आपका जो चिंकारा होता है ये एंटीलोप प्रजाति का होता है। तो याद रखना कौन सी प्रजाति का होता है? एंटीलोप। चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। तो चिंकारा का जो प्रजनन केंद्र है ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में आपका हो जाएगा। श्री गंगानगर जिले का वन्यजीव शुंभकर आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका चिंकारा हो जाएगा। ठीक है, राज्य पशु अगर पालतू श्रेणी में देखा जाए तो ऊँट है। ऊँट की भी कुछ नस्लें होती है, जैसे कि नाचना नस्ल आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो नाचना नस्ल आपकी जैसलमेर में पाई जाएगी, जो कि अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और गोमट नस्ल आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ऊँट की जोधपुर में पाई जाती है, जो कि आपकी सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो गोमट नस्ल जो है ये कहाँ पर पाई जाएगी? आपकी ये आपकी जोधपुर में पाई जाएगी, जो कि सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरता के लिए नाचना हो गई, सवारी के लिए आपकी गोमट हो गई। और गोमट कहाँ पर पाई जाएगी? जोधपुर में। एक आपकी बीकानेरी है, जो कि बीकानेर में पाई जाती है, जिसको बोझा ढोने के लिए यूज में लिया जाता है। तो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है आपकी बीकानेरी। ऊँट के गले का आभूषण अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गोरबंद हो जाएगा। गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण है, याद रखिएगा। और ऊँट के नाक का आभूषण होता है गिरबान। तो गिरबान नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपका
गले का होगा, लेकिन ये कहाँ का है आपका गिरबान जो है ये नाक का है। याद रखना गिरबान नाक का हो जाएगा और गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण है। ठीक है, एक प्लान होती है, तो जो ऊँट पर बैठने वाली जो काठी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लान कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में आपके ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पुष्कर मेला हो जाएगा। ठीक है, ऊँट अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कहाँ पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँटों के लिए जो प्रसिद्ध मेला है ये आपका पुष्कर अजमेर वाला हो जाएगा। ऊँट पालक जाति को क्या कहा जाता है, तो इसे रायका या रेबारी या इसे देवासी के नाम से जाना जाता है। तो ऊँट पालक जाति आपकी रायका हो जाएगी, रेबारी हो जाएगी या देवासी हो जाएगी। और ऊँट के रक्षक देवता कौन है, तो ये फाबू जी हो जाएंगे, जो कि पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऊँट रक्षक देवता आपके कौन है, फाबू जी हो जाएंगे। ऊँटों में जो अक्सर रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, तो सर्रा रोग जो है ये आपके ऊँटों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सर्रा रोग आपका ऊँटों में पाया जाता है। और ऊँटनी के दूध की डेयरी आपकी कहाँ पर है, तो ये आपकी बीकानेर में हो जाएगी। तो ऊँटनी के दूध की डेयरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये कहाँ पर है, आपकी बीकानेर में है। आगे देखिए, राज्य ऊँट वध निषेध अस्थायी प्रवासन एवं निर्यात विनियमन अधिनियम 2015 मार्च 2016 में प्रभावी हुआ। तो राजस्थान ऊँट वध निषेध अस्थायी प्रवासन एवं निर्यात विनियमन अधिनियम 2015 वाला जो है ये आपका मार्च 2016 में प्रभावी हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, ऊँट पर जो वध निषेध का अधिनियम बनाया गया वो 2015 का था, लेकिन लागू ये मार्च 2016 में हुआ था, प्रभावी हुआ था। ठीक है, अब राज्य वृक्ष की बात की जाए तो राज्य वृक्ष के अन्य नाम आपके जांटी हो जाएगा, समी वृक्ष भी इसे कहा जाता है, सीमलो भी कहा जाता है, बन्ना बन्नी इसे कन्नड़ में कहा जाता है, छोकड़ा इसे सिंधी में कहा जाता है, पे में भी इसे कहा जाता है तमिल के अंतर्गत, और कोडी इसका व्यापारिक नाम है। तो कोडी आपके व्यापारिक नाम हो जाएगा किसका, राज्य वृक्ष खेजड़ी का। ठीक है, इसे थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, खेजड़ी की पत्तियां जो होती है ये क्या कहलाती है, तो इन्हें लूंग या लूम कहा जाता है। तो खेजड़ी की जो पत्तियां होगी उन्हें लूंग या लूम कहा जाएगा। और खेजड़ी का जो फूल होता है उसे मिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मिंजर कहा जाएगा, जिसमें पेटुलिट्रीन नामक खुशबूदार पदार्थ पाया जाता है। तो खेजड़ी का जो फूल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे मिंजर कहा जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसमें आपके पेटुलिट्रियन नामक एक खुशबूदार पदार्थ पाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसका जो फल होता है उसे सांगरी कहा जाता है, और सूखी सांगरी को खोखा कहा जाता है। जो सूखी सांगरी होती है उसे क्या कहा जाएगा, खोखा कहा जाएगा, और जो फल है उसे सांगरी कहा जाता है। तो याद रखना, सूखी सांगरी को क्या कहेंगे, खोखा कहेंगे। सेलेस्ट्रोना नामक कीड़ा तथा ग्लाइकोट्रमा नामक कवक खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी याद रखना, खेजड़ी को नुकसान कौन पहुंचाते हैं, कौन से कवक नुकसान पहुंचाते हैं, तो एक तो आपका ग्लाइकोट्रमा हो जाएगा, एक आपका सेलेस्ट्रोना हो जाएगा। तो सेलेस्ट्रोना और ग्लाइकोट्रमा ये आपके दोस्तों कवक जो है ये खेजड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। ये कब जारी हुआ था आपका, तो खेजड़ी पर डाक टिकट आपका 1988 में जारी हुआ था। याद रखना, 5 जून 1988 को, आसानी से याद रख सकते हो। 5 जून 1988 को खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन खेजड़ा आपका कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन खेजड़ा आपका 1991 में चलाया गया था, और ये RSM-SSB के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण सवाल है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर द्वारा 2007 में खेजड़ी की कीटो रहित किस्म थार शोभा विकसित की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है थार शोभा किसकी किस्म है, तो ये आपके खेजड़ी की किस्म है, किसके द्वारा विकसित की गई, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा विकसित की गई थी 2007 में, जो कि कीटो रहित आपकी खेजड़ी की किस्म है थार शोभा। खेजड़ी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी मेला आपका कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपका खेजड़ी का मेला लगता है। ये भी आप याद रखना। तो खेजड़ी मेला आपका कहाँ लगेगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी पर लगेगा। ठीक है, 12 सितंबर को ये लगता है। खेजड़ी की पूजा जो है ये कब की जाती है, तो दशहरे पर की जाती है। तो खेजड़ी की पूजा कब की जाएगी, तो दशहरे के टाइम पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और आपके जो गोगा जी होते हैं, इसके अलावा झुंझार जी है, केसरिया कुंवर जी है, इनकी जो थान होती है ये कौन से वृक्ष के नीचे बनाई जाती है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही इनकी थान बनाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य पुष्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो रोहिड़ा जो है वो राज्य पुष्प है राजस्थान का। इसके अन्य नाम हो जाएंगे मारवाड़ की शोभा इसे कहा जाएगा, रेगिस्तान का सागवान इसे कहा जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से किसे जाना जाता है, रोहिड़ा को जाना जाता है। सर्वाधिक रोहिड़ा जो है ये पश्चिमी राजस्थान में आपका पाया जाता है। रोहिड़ा की लकड़ी का प्रयोग बंदूक की बट बनाने में किया जाता है। तो याद रखना,
बंदूक की बट बनाने में आपके रोहिड़े की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जुर्विल नामक एक चूहा होता है जो रोहिड़े को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी याद रखना, जुर्विल नामक जो चूहा है ये रोहिड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपके राजस्थान के जो भी प्रतीक चिन्ह थे ये हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके रीट लेवल मेंस के एग्जाम से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।